यूपीएससी मेंस 2016 का ये क्वेश्चन देखिए और यूपीएससी मेंस 2019 का ये क्वेश्चन देखिए। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको जो आंसर लिखना है उसमें 1857 रिवॉल्ट्स के कॉजेस लिखना जरूरी है। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं निखिल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 रिवॉल्ट के कॉजेस क्या क्या थे। टोटल 6 कॉजेस थे, सबको एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉज है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में सबसे पहला रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स ने किसानों पे, पीजेंट्स पे हाई टैक्सेस लगा दिए थे। हाई टैक्सेस लगाने की वजह से उनकी इनकम कम हो गई थी और इनकम कम होने की वजह से उन्होंने जो लोन साहूकार से लिया था, मनी लेंडर से लिया था, उन पे वो डिफॉल्ट कर चुके थे। डिफॉल्ट होने की वजह से जो मनी लेंडर है वो उनकी ज़मीन ले लेता था। इस साइकिल के वजह से किसानों में काफ़ी नाराज़गी थी। सेकेंड पॉइंट ये है जो कि इकोनॉमिक कॉज है, वन वे फ्री ट्रेड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। मीन्स जो गुड्स इंडिया में बन रहे हैं और जो एक्सपोर्ट होने थे यूरोप या दूसरे देशों में, उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। और जो इंपोर्ट होना था, यूरोप से इंडिया में गुड्स आने थे, उन पे टैक्सेस जीरो कर दिए थे। इस वजह से इंपोर्ट सस्ता हो गया था और एक्सपोर्ट महंगा हो गया था। और तीसरा इकोनॉमिक कॉज ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन गुड्स है उनको डिस्करेज किया था और जो यूरोपियन गुड्स है उनको प्रमोट किया था। आज के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आप टाटा या महिंद्रा की कोई गाड़ी में जाओ तो आपको इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप बीएमडब्ल्यू में गए तो आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। सेकेंड कॉज है पॉलिटिकल कॉज। इसमें दो रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, पहले क्या होता था, अगर किसी राजा या महाराजा की कोई नेचुरल संतान या हायर नहीं है तो वो एक सन अडॉप्ट कर लेता था ताकि उसका वंश आगे चल सके। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1840s में पॉलिसी लाई थी, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई सन अडॉप्टेड है तो उसका उस राजा के पर्सनल संपत्ति पे तो अधिकार होगा बट राज्य पे नहीं होगा। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सातारा, नागपुर, झांसी जैसे राज्य अपने कब्जे में ले लिए और इस वजह से ब्राह्मणों में नाराजगी थी क्योंकि उनकी नौकरियां और उनकी अच्छी पोस्ट चली गई थी। पॉलिटिकल कॉज में जो सेकंड रीजन है वो है सब्सिडरी अलायंस का। सब्सिडरी अलायंस ये लॉर्ड वेलेस्ली की एक पॉलिसी थी और इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई राजा सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी ब्रिटिश के साथ में साइन करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सेना उस राज्य में एस्टेब्लिश करेंगी और अगर उस राज्य पे कोई भी खतरा आता है, चाहे बाहरी चाहे आंतरिक, तो राजा की सेना को नहीं लड़ना है, ब्रिटिश अपनी सेना से उनसे लड़ेंगी। इसमें सिर्फ दो काम करने हैं राजा को। एक तो उसको अपनी सेना मेंटेन करने का अधिकार नहीं होगा और दूसरा कि जो ब्रिटिश सेना वहाँ पे है उसका मेंटेनेंस राजा को देना होगा। अगर राजा मेंटेनेंस नहीं दे पाता है तो ब्रिटिश कुछ टेरिटरी का पार्ट अपने पास रख लेंगी और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अवध का पार्ट अपने पास ले लिया था और अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही आते थे। थर्ड कॉज है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में सबसे बड़ा रीजन था करप्शन। उस टाइम हर काम के लिए आपको पैसे देने ही पड़ते थे, स्पेशली लोअर ऑफिसेज में। वैसे पैसे तो आज भी देने पड़ते हैं बट आज उतना विद्रोह नहीं हो सकता। फोर्थ कॉज है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। देखिए, इसमें दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ को चेंज किया था और उसमें कहा था कि हिंदू अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उस हिंदू का फिर भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा। और सेकंड चीज़ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज को लीगल घोषित किया था और सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया था। फिफ्थ कॉज है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। अब देखिए, इसमें दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स सेंट्रल एशिया में एक्सपांड करना चाहते थे और इसलिए वो इन्वॉल्व हो गए थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, बट वहाँ ये हार गए थे। और सेकंड रीज़न ये है कि कुछ साल पहले ही क्रिमियन वॉर भी हुआ था, ये वहाँ जीत गए थे बट इन्हें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। ये दो इंसिडेंट्स की वजह से हमारे लोगों को भी लगा कि हम भी इन्हें हरा सकते हैं। सिक्स्थ कॉज है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में तीन मुख्य रीजन है। उसमें से पहला ये है कि उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने एक लॉ पास किया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और इस एक्ट में ये कहा गया था कि इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन कंट्रीज में भी सर्व करना पड़ेगा। अब बात ये थी कि हिंदू मान्यता के अनुसार उस टाइम पे समंदर पार करना वॉज अ सिन, मीन्स पाप माना जाता था और इस वजह से सिपाहियों में काफ़ी नाराज़गी थी। और दूसरा रीज़न जो कि मिलिट्री कॉज में आता है वो ये कि सेम रैंक के ऑफिसर जो कि इंडियन है और ब्रिटिश है, उनके सैलरी में डिफरेंस था, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। और तीसरा पॉइंट ये है जो कि मिलिट्री कॉज में आता है कि इन्हें फॉरेन अलाउंसेस मिलते थे जिसे कि हम भट्टा भी कहते हैं, और
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अगर सिंध या पंजाब में सर्व करेंगे तो उन्हें फॉरेन अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ये सारे रीजंस थे जिस वजह से हमारे देश के हर एक सेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके। बट एक रिवॉल्ट होने के लिए आपको एक चिंगारी की ज़रूरत है, एक इमीडिएट रीज़न की ज़रूरत है, और वो चिंगारी मिली हमें एक नई बंदूक को लेके। एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सेना में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इस राइफल में जब कारतूस डाला जाता तो उससे पहले सोल्जर को इस कारतूस को अपने दांतों से चबाना होता ताकि इसके ऊपर जो लगी हुई पेपर की रैपिंग है वो निकल जाए। बट रूमर ये था कि इस पेपर रैपिंग पे ग्रीस लगाया गया है और वो ग्रीस सुअर और गाय के मांस से बनाया गया है, और इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स ने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया और मार्च 1857 में बाराकपुर के एक सिपाही ने इस विद्रोह की शुरुआत कर दी और उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। लास्ट में जाते जाते आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।